हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए अब एलपीजी वाले चैप्टर को, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पहले दो वीडियो में हमने ये समझा कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाना क्यों ज़रूरी हो गया था इंडिया के लिए। अब हम आगे इस चैप्टर को ग्रेजुअली एक एक करके समझेंगे कि लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन क्या है, उनके फीचर्स क्या है, उनके आने से क्या फ़ायदा हुआ इंडिया को और क्या नुकसान हुआ। तो विल स्टार्ट विथ लिबरलाइजेशन एज द टर्म मीन्स लिबरल। लिबरल होना मतलब स्ट्रिक्टनेस को कम करना, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन क्या है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज द पॉलिसी ऑफ डीरेगुलेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। डीरेगुलेशन मीन्स जब आप किसी चीज को कंट्रोल करते हैं उसको रेगुलेशन कहते हैं, रेगुलेट करना कहते हैं। जैसे पंखे की स्पीड को रेगुलेटर कंट्रोल करता है तो उसको स्पीड कंट्रोलर को हम रेगुलेटर कहते हैं। जब भी किसी चीज को हम कंट्रोल करते हैं या कोई भी कंट्रोल करता है, वी से इट इज रेगुलेटेड बाय हिम और इट इज रेगुलेटेड बाय मी। रेगुलेट मीन्स कंट्रोल, डीरेगुलेट करना मतलब कंट्रोल हटाना। तो यहाँ पे जो टर्म डीरेगुलेशन है वो इंपॉर्टेंट है, ये यूज करना है जब आप आंसर लिखोगे, कीवर्ड है, ठीक है। तो क्या था? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज द पॉलिसी ऑफ डीरेगुलेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत था, बहुत सारे सेगमेंट पे, इंडस्ट्रीज पे, फाइनेंशियल सेक्टर पे। तो उसको गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल को हटाया या कम किया, किसी किसी सेगमेंट में तो पूरा हटा दिया और किसी किसी सेगमेंट में कम किया, तो उसको कहते हैं डीरेगुलेशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इट इज द पॉलिसी ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, सी आ गया, ओवर इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर एक्टिविटी विच एग्जिस्टेड बिफोर 1991। 1991 के पहले बहुत सारे कंट्रोल्स थे, बाद में गवर्नमेंट ने उसको डीरेगुलेट किया। सबसे अब अलग अलग सेगमेंट में गवर्नमेंट ने इसको डीरेगुलेट किया था। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म सबसे पहले पढ़ेंगे। इस इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के अंडर में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज के अंदर में किस किस चीजों को डीरेगुलेट किया या अपना कंट्रोल कम किया या हटाया, ठीक है। सो बिफोर पहला डी लाइसेंसिंग। देखो डी लाइसेंसिंग का मैं फंडा आपको समझा दूं, ये इंडस्ट्रीज पे हमने पढ़ा भी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में। डी लाइसेंसिंग का मतलब होता है जब भी, डी लाइसेंसिंग का मतलब होता है जब भी गवर्नमेंट ने क्या किया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में कि अपने अंडर 17 इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर लिया था कि 17 इंडस्ट्रीज पे पूरा गवर्नमेंट का ही हक था। गवर्नमेंट कहता था कि इस इंडस्ट्री पे जो भी होगा वो हम ही करेंगे, जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी नया बिजनेस होगा इस इंडस्ट्री पे हम करेंगे। कितने इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने अंडर रिजर्व किए थे? 17 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने अंडर रिजर्व कर लिए थे, ठीक है। अब बाकी जो प्राइवेट सेक्टर को उन 17 इंडस्ट्रीज के अलावा इंडस्ट्रीज पे बिजनेस करने का जो फ्रीडम दिया था, उसमें भी लाइसेंसिंग का सिस्टम था कि जब तक गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देगा तब तक आप उस सेक्टर में बिजनेस को नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट ने मोर और लेस पूरा कंट्रोल अपने अंडर रखा था, 17 इंडस्ट्री को अपने अंडर कर दिया और बाकी इंडस्ट्रीज में बिजनेस करने से पहले भी लाइसेंस चाहिए था। अब ये लाइसेंसिंग का चक्कर इतना खतरनाक था, इतना ब्राइब होता था उसमें कि लोगों ने, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो ब्राइब ले लेकर के लाइसेंस देते थे, ठीक है। क्योंकि उनको पता था कि उनके पास पूरा पावर है, अगर लाइसेंस नहीं देंगे तो बिज़नेस वो चालू नहीं कर पाएगा। तो किसी को बिज़नेस करना होता था, अगर आइडिया अच्छा होता था तो वो पहले गवर्नमेंट को ब्राइब देता था और ब्राइब देने के बाद ही बिज़नेस आगे लाइसेंस मिलता था, बेसिकली लाइसेंस ऑफ कमेंसिंग द बिज़नेस। तो ये लाइसेंसिंग बहुत करप्शन किया लाइसेंसिंग ने, और ऑब्वियसली इस ग्रोथ को रोक रहा था, स्लो कर रहा था। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर लाइसेंस लेना पड़े और वो लाइसेंस भी आराम से ना मिले, मुझे बार बार भागना पड़े, दौड़ना पड़े, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के चक्कर लगाने पड़े, तो कितने आदमी तो आधे में ही फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते थे। 50% लोग तो बिजनेस आगे लेके जाते नहीं थे। कुछ लोगों ने कंट्री छोड़ दिया कि भाई इंडिया में इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम कहीं और जाके बिजनेस करेंगे। तो लिबरलाइजेशन में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म में सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो लाइसेंस का चक्कर है उसको हटाते हैं, डी लाइसेंसिंग। डी मतलब हटाना, लाइसेंसिंग लाइसेंस को हटाना। So before 1991 there existed a regulatory system of licensing and control. This system of licensing became a big hurdle in the industrial growth as we just discussed. It caused delay and was leading to corrupt practices. मैंने बताया क्या करप्ट प्रैक्टिसेस था, ब्राइब लेकर के लाइसेंस दिया जा रहा था, ठीक है। इसमें ऐसा भी हो रहा था, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर थे, स्टील सेक्टर में हो या किसी भी सेक्टर में हो, वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ब्राइब दे करके
ये कहते थे कि भाई कोई नया अगर प्रपोजल आएगा उस सेक्टर में तो उनको लाइसेंस नहीं देना है, उनको लाइसेंस देने से जो आप कमाओगे मैं आपको उतना दे देता हूँ लाइसेंस नहीं देने के लिए। सो इस तरीके की ब्राइबरी उस समय एकदम फुल ऑन चल रही थी। इन ऑर्डर टू रिवर्स दिस प्रॉब्लम अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिगार्डिंग लाइसेंसिंग वॉज अनाउंस। 1991 में लाइसेंसिंग को लेकर के नई पॉलिसी अनाउंस हुई। इन दिस न्यू पॉलिसी द गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग का चक्कर ही हटा दिया। द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग 5 इंडस्ट्री, 5 इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने लाइसेंस हटाया। कौन कौन से इंडस्ट्रीज में? लिकर, सिगरेट, डिफेंस, हजार्डस केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव। इन पांचों इंडस्ट्रीज के अलावा अगर कोई भी बिजनेस कहीं करना चाहता है तो उसको लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं थी। गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग का चक्कर एकदम ही हटा दिया यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। रिडक्शन इन पब्लिक सेक्टर। तो पहला लिबरलाइजेशन में पहला जो रिफॉर्म था वो लाइसेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म। इंडस्ट्रीज में क्या रिफॉर्म लाया गया? लाइसेंसिंग को हटाया गया। दूसरा रिडक्शन इन पब्लिक सेक्टर। मैंने क्या बोला था? गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्रीज अपने अंडर रिजर्व किए थे, मतलब 17 इंडस्ट्रीज सिर्फ गवर्नमेंट का हक था खोलने का। तो अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस फ्रॉम 17 to 8। पहले 17 इंडस्ट्री से 8 इंडस्ट्री। फर्दर इन 2011 द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर रिड्यूस टू 2। अभी खाली 2 ही इंडस्ट्रीज है गवर्नमेंट के अंडर में, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। एंड आई थिंक आने वाले टाइम में रेलवेज भी शायद गवर्नमेंट के अंडर में ना रहे, उसको भी काफ़ी हद तक प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा क्या किया गवर्नमेंट ने? पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस कर दिया। तीसरा फ्रीडम फ्रॉम MRTP, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। MRTP एक्ट क्या था? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें क्या था ना, देखो क्या था कि गवर्नमेंट को लगता था कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई भी बिज़नेस कर रहा है और वो बड़ा हो जाए, अगर ठीक है वो बहुत बड़ा बिज़नेस कर ले, तो गवर्नमेंट को डर था कि ये बाकी जितने छोटे प्लेयर्स हैं उनको तो खा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इतना बड़ा हो जाएगा, छोटे प्लेयर्स को एग्जिस्ट करने देगा ही नहीं, क्योंकि छोटे प्लेयर्स उनके साथ compete नहीं कर पाएंगे। या तो छोटे प्लेयर्स अपना बिजनेस बंद कर देंगे या छोटे प्लेयर्स अपना बिजनेस इनको बेच के चले जाएंगे, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम था MRTP, गवर्नमेंट को डर लगता था कि भाई ऐसा ना हो कि ये छोटे बड़े प्लेयर बड़ी कंपनी इतनी बड़ी हो जाए, ये बड़ी कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि छोटे प्लेयर्स को खा जाए, और जब वो अकेले बच जाए तो वो मोनोपोली प्रैक्टिस करना चालू कर दे। मोनोपोली प्रैक्टिस करना चालू कर दे मतलब जब अकेले बच गए, अब मोनोपोली रह गया, सिंगल सेलर रह गया, अब जो प्राइस है वो लगाओ, बेसिकली कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने लग गया। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट था MRTP एक्ट, जिसमें अगर किसी कंपनी का एसेट 100 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, कंपनीज हैविंग एसेट्स बियॉन्ड 100 करोड़, 100 करोड़ उस समय के टाइम पे 1991 के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। अभी तो 100 करोड़ कुछ भी नहीं है, उस समय 100 करोड़ बहुत ज़्यादा था। तो अगर किसी का एसेट 100 करोड़ से ऊपर था, उनको एक्सपेंशन से पहले प्रायर गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी। मतलब सपोज करो कि लेट अस अज्यूम टाटा स्टील, अगर टाटा स्टील 100 करोड़ का एसेट्स हो गया उनका, उसके बाद अगर वो एक्सपैंड करना चाहते हैं तो एक्सपेंशन से पहले गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन चाहिए। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज गवर्नमेंट इनको बड़ा होने देना चाहती नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट को डर था कि ये कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना करे। बेसिकली डर ये भी था कि भाई हमसे आगे ना निकल जाए, तो रोक के रखना। तो इतना आसान नहीं था 100 करोड़ से ज़्यादा एसेट की कंपनी को आगे एक्सपैंड करना, बिजनेस को, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। लेकिन ग्रेजुअली, लेकिन ये कर क्या रहा था, ये तो एक ग्रोथ को रोक ही रहा था, राइट। अगर आप कंपनीज को और एक्सपैंड नहीं करने दोगे तो ग्रोथ नहीं होगी, तो ये तो ग्रोथ में बहुत बड़ा हर्डल था। तो MRTP एक्ट को हटा दिया गया। नाउ प्रोड्यूसर्स कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। MRTP एक्ट को हटाया गया, बोला कि अब भाई आप लोगों को मार्केट कंडीशन देख लो, अगर आपको लगता है एक्सपैंड करना है तो करो। इन 2002 MRTP एक्ट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो MRTP एक्ट को हटा करके कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया, विच इज़ मोर लिबरल। कॉम्पिटिशन एक्ट काफ़ी लिबरल था, MRTP में बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, इसमें रिप्लेस करके भाई अब अगर आपको एक घर से निकाला जाए तो किसी और घर में रखेंगे ना, तो जो नया घर था दैट इज़ कॉम्पिटिशन एक्ट, वो काफ़ी लिबरल था, वहाँ आप कहीं भी घूम सकते थे। इन प्लेस ऑफ MRTP कमीशन द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम
2009, the approval of Competition Commission of CCI is now made mandatory for merger and acquisition of the company. अब किसी कंपनी को मर्ज करना है या अक्वायर करना है तो उसको कंपटीशन कमीशन से चाहिए परमिशन। और बेसिकली ये काफ़ी लिबरल है। कंपटीशन एक्ट इसलिए लाया गया था कि ग्रो हो, इंडस्ट्रीज़ को ग्रो होने दिया जाए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ग्रो होने दिया जाए, क्योंकि MRTP एक्ट उनको रोक के रख रहा था। तो कंपटीशन एक्ट लिबरल था, ग्रो होने देता था, एट द सेम टाइम कंपटीशन बना के रखता था, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता था। तो जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कंपटीशन होगा और सब एक दूसरे को देख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कंपटीशन होना ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट, न्यू कंपनीज एक्ट 2013। तो ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 वॉज रिप्लेस्ड बाय न्यू कंपनीज एक्ट 2013। तो पहले जो कंपनीज एक्ट किसी भी कंपनी, किसी भी इंडिविजुअल को जो कंपनी स्टार्ट करनी होती है, ठीक है, तो उन्हें सारे डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने पड़ते हैं कंपनी को स्टार्ट करने से पहले। और कंपनी को स्टार्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट फाइल होता है, वो एक्ट में लिखा होता है। उस जैसे कंपनीज एक्ट 1956 जो पहला एक्ट कंपनी एक्ट बना था, उसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन, एक कंपनी को स्टार्ट करने से पहले क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने अप्रूवल चाहिए, कितने आपको गवर्नमेंट, कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके अप्रूवल चाहिए, सब लिखा था। तो आप कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंटेशन करते थे। जब सारे डॉक्यूमेंटेशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से सही होते थे तो आपको कंपनी को खोलने की परमिशन दी जाती थी। ठीक है, बट कंपनीज एक्ट 1956 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत लेंदी था, और कंपनी को स्टार्ट करने से पहले अगर दिमाग में आपके एक आइडिया आया है, ठीक है, जनरली आज के टाइम में क्या है कि अगर आइडिया आया है उसको इम्प्लीमेंट करो। कोई भी आइडिया 4-5 साल के बाद ऑब्सोलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो भाई अगर आइडिया आज आपके दिमाग में आया और 2 साल लग गए आपके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते करते, 2 साल में तो कोई और खोल देगा, राइट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लीगल प्रोसीडियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे और बहुत टाइम टेकिंग था, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था। तो उसमें लूप होल्स भी बहुत थे, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ कवर नहीं हुए थे जिसको यूज़ करके, जिसका एडवांटेज ले करके बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में करप्शन होता था। बहुत सारे कंपनीज़ इल्लीगल काम करते थे और वो करके बच जाते थे क्योंकि कंपनीज एक्ट में उसका कुछ जिक्र नहीं था, उसका कुछ मेंशन नहीं था। तो उसको हटा करके 2013 कंपनीज एक्ट लाया गया। अंडर न्यू कंपनीज एक्ट द कंपनीज आर रिक्वायर्ड। अब ये काफ़ी इजी था, प्रोसेस को छोटा कर दिया गया, आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन कम किए गए, ठीक है, लूप होल्स को देखा गया, कहाँ कहाँ वहाँ गलती थी उनको भरा गया ताकि आपको इलीगल काम ना हो। और उसमें एक बहुत स्पेशल मेंशन था कि अब आप जो भी कमाओगे उसका 2% ऑफ योर नेट प्रॉफिट will go to corporate social responsibility। CSR is a responsibility towards the society। आप सोसाइटी के लिए कुछ पैसा खर्च करोगे, फ्री आई चेकअप कैंप लगा दो, फ्री बॉडी चेकअप कैंप लगा दो, ठीक है, या फ्री आप हॉस्पिटल खोल दो, बेसिकली सोसाइटी को सर्व करने के लिए करना होगा। 2% ऑफ योर नेट प्रॉफिट। तो कंपनीज एक्ट 1956 वॉज रिप्लेस्ड बाई द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रीज़ को कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी, मतलब मशीनरी और न्यू टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना 100% अलाउ किया गया, क्योंकि अगर वो नई मशीनरी, अच्छी मशीनरी इंपोर्ट नहीं करेंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कभी अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखो इंपोर्ट अगर हम अलाउ कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिबरल हो रहे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लिबरल होना बहुत ज़रूरी है। अब इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखोगे तो भाई इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी नहीं ले आ पाएंगे, तो फिर हम काम कैसे करेंगे। आज के डेट में इंडिया में सब कुछ है क्योंकि इंपोर्ट ईजिली अलाउड है, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई भी हर्डल्स नहीं है। तो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इंडस्ट्रियलिस्ट आर नाउ फ्री टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स टू अपडेट their technology. Automatic permission will be given for foreign technology agreement is identified in high priority industries. Indian industry are also free to buy raw material from abroad। ठीक है, अब रॉ मटेरियल, अब देखो ना, जितने भी इंडियन कंपनीज़ हैं, अगर वो अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट का अप टू डेट नहीं रखेंगे तो वो फॉरेन प्रोडक्ट से compete नहीं कर पाएंगे। हाउ कैन एन इंडियन शू ब्रांड compete विथ अ ब्रांड लाइक रिबॉक, नाइकी, एडिडास? उनके साथ compete करना है तो रॉ मटेरियल, मशीनरी को इंपोर्ट करना, फ्री करना होगा। यही एग्जैक्टली वहाँ पे ये किया गया। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज़ में स्मॉल स्केल सेक्टर में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी रिफॉर्म्स लाई गई। पहला, अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट साइज लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव बीन इंक्रीज टू 5 करोड़ विद अ व्यू टू मॉडर्नाइज देम। अभी 5 to 10 करोड़, ये डेटा थोड़ा सा चेंज हुआ है कुछ दिन पहले, ठीक है।
Many goods producers produced by SSI have now been re-reserved. Market forces now allow them to determine allocation of resources rather than directive policies of the government. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अलाउ किया गया कि भाई अब आपके लिए पूरा मार्केट ओपन है, आपको जो प्रोड्यूस करना है करो, जैसा करना है करो, क्योंकि पहले क्या था कि इनके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे कुछ भी ये प्रोड्यूस करना चाहते तो सब कुछ इनको प्रोड्यूस करना अलाउड नहीं था, फर्स्ट पैराग्राफ में वही लिखा है। ये सारा कुछ हटा दिया गया रिस्ट्रिक्शन, उनको बोला गया मार्केट कंडीशन के हिसाब से अब आपको जो प्रोड्यूस करना है करो। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने देना अपने इकोनॉमी के लिए बहुत 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 अच्छा है। क्यों अच्छा है समझिए। पहला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अगर हम ग्रो करने देंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करते हैं, मशीनरीज कम यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं रहता। तो दे क्रिएट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मशीनरी यूज़ हो रही है, मशीनरी यूज़ नहीं हो रही है, लेबर यूज़ हो रहा है, तो लेबर यूज़ होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। दूसरा, ये रीजनल इम्बैलेंसेस को हटाता है। ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस मतलब देखो क्या है, अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, वो ज़्यादातर बड़े शहरों के पास में अपना प्रोडक्शन करती है या उस जगह प्रोडक्शन करती है जहाँ पे उनको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील झारखंड में, बंगाल झारखंड के बेल्ट में स्टील प्रोडक्शन ज़्यादा होता है बिकॉज वहाँ पे कोल अवेलेबल है। स्टील का मेन रॉ मटेरियल कोल है और जितना भी रॉ मटेरियल स्टील बनाने को लगता है वो झारखंड में, बंगाल में, इस बेल्ट में, झारखंड और बंगाल के बेल्ट में बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है। तो उनको रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन करने में उतना कॉस्ट नहीं लगता है, इसीलिए स्टील कंपनी सारी इस साइड है, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, दैट इज़ झारखंड। ठीक है, इस साइड ज़्यादा है। ये स्टील बॉम्बे साइड उतना स्टील डेवलपमेंट, स्टील प्रोडक्शन नहीं है। अब ये हो गया रीजनल इम्बैलेंस, एक रीजन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, एक रीजन में बहुत कम प्रोडक्शन। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है ये रीजनल इम्बैलेंसेस को मिटाती है, ख़त्म करती है। कैसे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अगर देखो, अब जैसे अब महाराष्ट्र हो गया, अब महाराष्ट्र में छोटी छोटी स्टील कंपनी लगती है, गवर्नमेंट उनको अपनी तरफ से सब्सिडी देती है कि आपको हम सब्सिडी देंगे, आप यहाँ स्टील प्रोड्यूस करो, क्योंकि छोटे स्टील कंपनीज़ को सब्सिडी देना गवर्नमेंट के लिए उतना लॉस नहीं है। तो छोटी छोटी स्टील कंपनीज़ मुंबई में बहुत सारी एक साथ बन जाती हैं और वो जो इम्बैलेंस है वो ख़त्म होता है। छोटी छोटी स्टील इंडस्ट्री जो मुंबई में बनती है उसको सपोर्ट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। तो गवर्नमेंट ने ये सपोर्ट करना चालू किया। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बोला कि आपको जो बनाना है बनाओ। क्यों? बिकॉज ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, रीजनल इम्बैलेंस को हटाती है। Second, looking at the importance of micro unit, the government of India launched the Micro Unit Development and Refinance Agency, जिसको हम लोग मुद्रा बैंक कहते हैं। गवर्नमेंट ने, देखो क्या है, छोटे कंपनीज़ को, छोटे इंडस्ट्रीज़ को लोन इजीली नहीं मिलता था। दो कारण, पहला, जो बड़े बड़े बैंक है ना, वो बड़े लोन को ही देना प्रेफर करती है। SBI लोन देगा टाटा स्टील को, रिलायंस को, राइट, क्योंकि SBI को पता है, या HDFC या ICICI, इनको पता है कि इनको लोन देना इजी है और भाई बड़े लोन से इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो वो एक बार बड़ा लोन दे दिया, एक बार ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चालू हुआ तो उनका इंटरेस्ट वहीं बन जाता है। तो छोटे इंडस्ट्रीज़ को अवॉइड किया जा रहा था, निगलेक्ट किया जा रहा था। छोटे इंडस्ट्रीज़ लोन लेने के लिए किन के पास जा रहे थे? ये जा रहे थे जो छोटे छोटे ज़मींदार और लोकल मनी लेंडर्स जो गाँव में थे। तो विलेज एरिया में छोटे मनी लेंडर्स के पास जाने से इंटरेस्ट बहुत हाई चार्ज करते थे। तो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल को बूस्ट देने के लिए, पुश करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्मॉल स्केल सेक्टर में मुद्रा बैंक को लाया गया। मुद्रा बैंक छोटे इंडस्ट्रीज़ को, छोटे बिजनेसेस को, SMEs को फाइनेंस करती थी और मुद्रा बैंक का टारगेट ही वही था। द मुद्रा बैंक विल मेक फंड्स अवेलेबल टू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स which till now depend heavily on local money lenders. This will enhance the income and growth prospect of several micro units employing about 12 crore people. ये डेटा थोड़ा पुराना होगा, अभी ये 12 करोड़ शायद 18 करोड़ पीपल हो गया होगा, लेकिन अब देखो इतने लोगों को जब वो एम्प्लॉयमेंट देगा तो भाई क्यों नहीं किया जाए। हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे हमने इंडस्ट्रीज़ वाले चैप्टर में पढ़ा है, ये उसका कंटिन्यूएशन ही है। प्रायर टू मुद्रा बैंक पहले नहीं आया था, उससे पहले SIDBI था, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, विच प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन प्रोविजन ऑफ फाइनेंस टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, बट दिस कुड नॉट डू वेल। SIDBI उतना अच्छा नहीं कर पाया। SIDBI अच्छा क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज SIDBI का मैनेजमेंट नहीं था, या उसको, सिंस वो फर्स्ट टाइम था तो उसको ठीक से मैनेज और कंट्रोल नहीं कर सके, तो इसके लिए मुद्रा बैंक लाया गया था। ठीक है,
अब क्या लिखा है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, लाइक सिडबी मुद्रा बैंक इज अ रीफाइनेंसिंग एजेंसी विच इनिशियली वुड एक्ट एज अ सब्सिडी ऑफ सिडबी। सिडबी को कैसे हटाया गया, सिडबी पहले आया और सिडबी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का पहला अटेम्प्ट था स्मॉल सेक्टर्स को बूस्ट देने के लिए, पहला अटेम्प्ट था लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हो गया। तो सिडबी को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि कोई प्रोजेक्ट अगर फेल हो गया उसको वापस से लॉन्च करना, देखो क्या है ना, डेड ब्रांड को जिंदा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सिडबी भी वो डेड ब्रांड था, सबको पता चल गया था कि सिडबी सक्सेसफुल नहीं है। तो सिडबी को रिप्लेस करके मुद्रा बैंक लाया गया। इनिशियली एक साथ रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। वुड एक्ट एज अ सब्सिडरी ऑफ सिडबी, पहले सिडबी का सब्सिडरी एज अ सब्सिडरी लाया गया। देन इट वुड बी एस्टैब्लिश एज अ सेपरेट मुद्रा बैंक थ्रू पार्लियामेंट लेजिस्लेशन। पहले सिडबी के मुद्रा को बोला गया कि सिडबी का सब्सिडरी बन के काम करो, सीखो समझो क्या गलती सिडबी में हुई है, वंस यू लर्न इट, उसके बाद पार्लियामेंट में स्पेशल इसका एक पूरा बिल पास करवा करके पार्लियामेंट में परमिशन, राज्यसभा में परमिशन ले करके इसको अलग से एक आइडेंटिफिकेशन दी गई, मुद्रा बैंक आया। अंडर दिस स्कीम लोन्स वर्थ रुपीज 2.46 लाख करोड़ वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2017-18। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट था और गवर्नमेंट ने एक्चुअली जेन्युइन स्टेप्स लिए, ठीक है। लॉन्चिंग ऑफ सब स्कीम्स, की इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट टू बूस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया लाया गया, मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया लाया। देखो लॉन्च, मोदी गवर्नमेंट हैज़ डन अ लॉट ऑफ गुड जॉब। अब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं है ये, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब सारे जितने भी MNCs थे उनको इनवाइट किया गया कि बोला गया कि भाई ऐसा है कि आप इंडिया में आ करके अपने प्रोडक्ट्स को बनाओ। जैसे एप्पल है, एप्पल को बोला गया कि आप इंडिया में आकर के एप्पल फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, और आप बेचो, ऑल ओवर वर्ल्ड बेचो, लेकिन मैन्युफैक्चर इंडिया में करो। इंडिया आपको लैंड देगी, लेबर देगी, सब लैंड एट अ वेरी, मतलब इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया कि जितने भी फॉरेन कंपनीज है इंडिया में आके प्रोडक्शन करें। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट उसके बैंगलोर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बन रहे हैं, ठीक है। जो प्रो और प्रो मैक्स वाले मॉडल हैं वो US से आते हैं, जो उसके नीचे वो यहीं पर डेवलप हो रहे हैं। एप्पल टैब भी यहीं पर डेवलप हो रहा है और जो बैंगलोर में ही बन रहा है, ठीक है। स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म लाए सिंस 1991। वो ग्रेजुअली 1991 में ही सारे रिफॉर्म नहीं आए, बढ़ते चले गए विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट थी वैसे वैसे नए रिफॉर्म्स में आते गए एंड द रिजल्ट्स आर वेरी विजिबल नाउ। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए लिबरलाइजेशन के अंदर। I hope you like the video, and if you like the video, please share it with your friends so that they also can get benefit out of it. Thank you so much.